खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ उम्मीद बड़ी सब मलिक साहब, मैं हूं सैयद काजी। नाज़रीन, बड़े गैर मामूली वाक़यात 2-3 दिन से हम देख रहे हैं, जिसमें हमने देखा अफ़गान फ़ौज और जो अफ़गान रजीम है हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह गिरी और एक लाइटनिंग स्पीड के साथ तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। हालात किस तरफ समझ जाएंगे और तालिबान हुकूमत को कौन कौन से लोग तस्लीम करेंगे, इसका पोस्चर किस तरह का होगा, पहले की तरह होगा, मॉडरेट होगा या क्या मामला है। और खुदा न खास्ता कहीं खाना जंगी का ख़तरा तो नहीं है कि मुहाजिरीन फिर इर्द गिर्द के इलाके ख़ास तौर पर पाकिस्तान का जो है वो कहीं रुख ना कर लें। और अमेरिका को एक तारीखी शिकस्त हुई और जो बाइडन चंद दिन पहले क्या कह रहे थे और हुआ क्या, कि वो कैसे लाफिंग स्टॉक बन के रह गए। बड़ी साहब, ये तो आप देख रहे हैं कि यूं एक चश्मे ज़दन जिसे कहते हैं, उसमें सारा एक ताश के पत्तों की तरह बिखर गया ये सारा सिलसिला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी साहब, तालिबान ने एक नए अहद का आगाज़ कर दिया है। अभी जो फरमा रहे थे, दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर का इत्तेहाद, अमेरिका का, पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर इत्तेहाद, 20 साल लग के वो कामयाबी नहीं हासिल कर सकी। इस वक्त अफगानिस्तान में काबुल समेत हर सरकारी इमारत पे तालिबान का परचम लहराया जा रहा है। 20 साल अरबों डॉलर लगाकर भारत की साजिशों कर वो पूरे अफगानिस्तान में नहीं कब्जा कर सके, चंद एरिए रहे उनके पास। अच्छा भट्टी साहब, हमें अभी जनरल गुलाम मुस्तफ़ा ज्वाइन कर लिया। सर, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। और अशरफ गनी साहब भी जो चंद भागने से चंद लम्हे पहले क्या, ये चंद घंटे पहले क्या कह रहे थे। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपने भी सुना होगा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तो ये क्या इतनी बड़ी सरप्राइज़ थी इनके लिए, या ये ड्रामा कर रहे थे हमारे सामने, और ये कैसे मजाक बन के रह गए जो बाइडन भी और जनाब ये गनी साहब भी। जनरल साहब देखिए, 9/11 को कहते हैं ना इंटेलिजेंस का बड़ा फेलियर था। मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर ये अमेरिका का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर होगा, ना सिर्फ सदी का बल्कि शायद रहती दुनिया तक। वो इसलिए कि 20 साल $3 ट्रिलियन के करीब पैसा लगाया उन्होंने और लाखों अफगानों को शहीद कर दिया। उसके बावजूद वो हासिल क्या कर सके, और एट द एंड उनका जो ये प्रेसिडेंट है, ये भी हो या कोई और भी होता, तो हालात इससे मुख्तलिफ नहीं होने थे। और जिनको उन्होंने मुसल्लत किया था अफगान के ऊपर, अफगानों ने कभी उनको तस्लीम किया भी नहीं था, इससे जद्दोजहद भी जारी थी। अगर आप याद करें तो जो 2002 में बॉन एग्रीमेंट हुआ था, उसमें ये जो सेटअप लेकर आए थे, जिसके बाद से जब ये इलेक्शन या सो कॉल्ड व्हाटएवर हुआ जो भी है, तो उस वक्त भी अफगान को, अफगान तालिबान को, खैर थे ही नहीं, अफगानिस्तान को और पाकिस्तान दोनों को थे यहाँ से। उसमें वो लेके ऐसा सिस्टम आए जो उनके ख्याल में किताबी तौर पर ठीक था, और जनरल मुशर्रफ से लेके जनरल कियानी तक हम जैसे लोगों ने कोशिश की उनको समझाने की कि ये आपका निज़ाम नहीं चल सकता, यहाँ पे इनके डीएनए में नहीं है। फिर ये जो अफगान आर्मी ने ट्रेन की, ये किसके खिलाफ लड़ रही थी? अफगानों के खिलाफ लड़ रही थी। इनको ये अंदाजा नहीं था कि तालिबान ने न अपने सिंपथाइजर के अलावा अपने बड़े बड़े अच्छे लोग इनसे ट्रेन करवाए हैं। अभी चंद दिन पहले जैसे ही कब्जा हुआ है, आपने देखा तालिबान हेलीकॉप्टर भी उड़ा रहे हैं, टैंक भी चला रहे हैं, तो वो भी चला रहे हैं। तो उनकी ट्रेनिंग कहाँ से आ गई? इन्होंने दी सारी ट्रेनिंग उनको। फिर अमेरिकन खुद, उनकी नेटो फोर्सेस थी, वो तो लड़ने को तैयार नहीं थे। वो दू लड़ाई में या गुरिल्ला जंग में इनके साथ कभी इन्वॉल्व नहीं हुए तालिबान के साथ। उन्होंने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, गनशिप हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया, एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, वो सारा कुछ। अच्छा मुझे जल साहब, आई एम सॉरी, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी साहब यहाँ पे मैं एक बात बताऊं। शाहजेब वाला लाहौर से हैं और इस वक्त वो फ्रेबैसी में पनाह लिए हुए हैं काबुल में। तो मैं एक उनसे हम टेक लेते हैं और फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। शाहजेब वाला साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। शाहजेब साहब, क्या सिचुएशन है, सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है, और लोगों के बारे में जो कहा जा रहा है कि जनरल एमनेस्टी है और बिजनेस एज यूजुअल है या नहीं? वाला साहब जी, मुझे आप सुन पा रहे हैं वाला साहब? जी सर, मैं अब आपको सुन पा रहा हूँ। सॉरी, मैं दोबारा सवाल दोहरा देता हूँ। क्या सिचुएशन है? आप बड़ी एक गैर मामूली सिचुएशन में है, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। तो क्या हालात क्या है? बिजनेस एज यूजुअल है? तालिबान जिस तरह कह रहे हैं कि लोगों को जनरल एमनेस्टी होगी और बिजनेस एज यूजुअल चलता रहेगा, आपके पास क्या खबरें हैं? सर, इस वक्त तो तालिबान ने पूरी तरह से काबुल पे अपना
कब्जा जमा लिया है, वो सारे काबुल के इंतजामात जो हैं वो तालिबान खुद चला रहे हैं। इस वक्त जो पुलिसिंग है वो भी तालिबान खुद कर रहे हैं। मैं इस वक्त ग्रीन जोन में मौजूद हूँ, तो ग्रीन जोन के बाहर जो चेक पोस्ट हुआ करती थी अफगान नेशनल आर्मी की, उसको तालिबान ने टेक ओवर कर लिया है और हर आने और जाने वाले बंदे की चेकिंग जो है वो तालिबान खुद कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको ये बता सकूं कि जो बिजनेस एज यूजुअल की बात आप कर रहे थे, ये ज़रूर है कि लोगों में खौफ का समा है, क्योंकि बहुत जल्दी एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। गवर्नमेंट जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट अशरफ गनी जो थे, उन्होंने 2 दिन पहले आके अनाउंसमेंट किया कि हम तालिबान से लड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, और उसके अगले दिन ही वो अचानक बगैर अपनी एम्बेसी अब अपने प्रेसिडेंशियल पैलेस के स्टाफ को बताए मुल्क से बाहर चले गए। तो उसकी वजह से एक बहुत बड़ा पैनिक फैल गया काबुल के अंदर। और हमने कल देखा कि जी कल लोग जो हैं वो बैंकों के बाहर लाइनों में खड़े हैं कैश निकलवाने के लिए, दुकानों पे लाइनें लगी हुई थी। तो और शाम के वक्त जब हमने देखा, शाम के वक्त पूरा का पूरा काबुल खाली हो चुका था। तो इसमें जो एक बात खुश आइंद हुई वो ये हुई कि तालिबान जब वो काबुल के दरवाजे पे पहुंचे, तो उन्होंने उसके बाद अंदर एंटर होने की जगह एक नेगोशिएशन टीम भेजी जिसने अंदर आके नेगोशिएट किया, और तालिबान शाम के वक्त पीसफुली अंदर एंटर हुए और अंदर एंटर होकर उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर लिया। इस वक्त करंटली तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफ़ी हद तक अंडर कंट्रोल है काबुल के अंदर। कुछ इलाकों में वेस्ट ऑफ काबुल में हमने कुछ झड़पें देखी हैं के बारे में सुना है। जो इस वक्त मेजर कंसर्न है वो काबुल एयरपोर्ट पे है कि काबुल एयरपोर्ट पे एक रश का समा है। जो लोग अफगानिस्तान से बाहर जाना चाहते थे, जो इस खौफ में थे कि तालिबान आएंगे तो वो रिवेंज किलिंग करेंगे, या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको टारगेट किया जाएगा, ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स को टारगेट किया जाएगा। तो वो सब लोग कल सुबह से ही काबुल एयरपोर्ट पहुंचना शुरू हो चुके थे। हुआ ये कि जैसे ही अशरफ गनी मुल्क से बाहर गए और एक पैनिक फैला, तो जो काबुल एयरपोर्ट का स्टाफ था वो भी छोड़ के चला गया और वहाँ की सिक्योरिटी। अच्छा वाला साहब, मुझे मुख्तसरन ये बताइए कि आप मलिक साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं अभी ये पूछना चाह रहा हूँ, जिस तरह ये जो लोग एयरपोर्ट गए हैं, ये क्या कॉमन सिटीज़न हैं या वो लोग हैं जिन्होंने अमेरिकन के साथ काम किया है? क्या फियर है उनके लिए? मतलब मैं असल आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आप पाकिस्तानी, आप समझ सकते हैं कि अगर पाकिस्तान का अगर सरहद खुले तो क्या ये इसी तरह हजूम पाकिस्तान में भी आएगा? आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं वहाँ पर? सर अगर मैं आपको बता सकूँ, कल सुबह के वक्त मैं खुद एयरपोर्ट पे था, सुबह 7 से 8 बजे के दरमियान में हम वहाँ पे गए थे देखने के लिए कि कितने लोग आ रहे हैं। सुबह 7 से 8 के दरमियान इतनी ज़्यादा तादाद लोगों के आने की नहीं थी। जब पैनिक क्रिएट हुआ है उस वक्त काफ़ी ज़्यादा लोग एयरपोर्ट की तरफ गए हैं। उसकी बड़ी मेजर वजह ये है कि जो यूएस फोर्सेज हैं उन्होंने ये अनाउंस किया हुआ था पहले से कि यूएस एम्बेसी को एयरपोर्ट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद EU की जितनी भी जो नेटो कंट्रीज हैं उन्होंने भी यही कहा था कि हम जो एम्बेसीज हैं उनको एयरपोर्ट में शिफ्ट कर देंगे। तो लोगों को एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन थी या सिक्योरिटी थी कि अगर हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे तो एयरपोर्ट पे तो इंटरनेशनल फोर्सेज हैं और तालिबान आएंगे भी तो वो एयरपोर्ट को अटैक नहीं करेंगे। तो अच्छा जरा ये बताइएगा कि तालिबान ने जैसे ही काबुल का होल्ड संभाला या अपना कब्जा गिरफ्त कर ली, उसके बाद वो आम शहरियों के लिए तो मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि उन्हें आराम से बिल्कुल किसी को नहीं छेड़े, महफूज रखा हुआ सबको? सर अभी तक हमें कोई इतने मेजर कोई इंसिडेंट्स, 1 से 2 इंसिडेंट्स हमें सुनने में आए हैं जिसमें तालिबान जो फाइटर्स हैं, जिनको फाइटर्स कहा जाता है, जो सोल्जर्स हैं, क्योंकि फुट सोल्जर्स ही इस वक्त तालिबान फुट सोल्जर्स ही इस वक्त पुलिसिंग कर रहे हैं काबुल में, वो ट्रेन पुलिस ऑफिसर्स तो नहीं है। तो इसमें इंटरेक्शन में कुछ इश्यूज आए हैं खवातीन के साथ कुछ। बहुत शुक्रिया वाला साहब, और हमें दुआ है कि आप महफूज रहें और महफूज तरीके से वापस आएँ। जनरल साहब सॉरी फॉर कीपिंग यू, आप बाहर करना पड़ा, जहमत करनी। ये अब आपके सामने सिचुएशन है जो हमने ग्राउंड से सिचुएशन ली है। आप कैसे देखते हैं कि क्या इसी तरह से हालात नॉर्मलसी की तरफ जाएंगे जनरल साहब? देखिए कुछ देर तो लगेगी इन हालात को सेटल होते हुए। जो एक बेचैनी है, जो रेस्टिवनेस है आम पब्लिक में, जिनको भी श्योरिटी नहीं है कि तालिबान या जो नई हुकूमत आएगी वो कैसे बिहेव करेगी, इसलिए वो लोग इस वक्त पैनिक में हैं। कुछ लोग, वो लोग खास तौर पे जिन्होंने अमेरिकन के साथ, नेटो के साथ कोऑपरेट किया या जिनकी वजह से हो सकता है तालिबान को नुकसान पहुंचा हो, वो खुद होंगे। और इसमें ये भी ना भूलिए आप, बहुत सारी तादाद ऐसे लोगों की होगी जो ये मौका गनीमत जानते हुए नेटो कंट्रीज में या अमेरिका में पनाह लेना चाहेंगे, क्योंकि वहां पर उनको पता है कि चाहेंगे तो उनको रख लेंगे वो लोग। इसलिए ये भी एक उसमें वजह है। उसमें शायद कतई नजर इसके, देखिए अगर बदअमनी फैलती है तो सबसे बड़ा नुकसान तालिबान का होगा।
तो तालिबान ये अफोर्ड कर ही नहीं सकते। नंबर 2, तालिबान को अगर आपने आज गौर किया हो तो चीन ने कहा है कि हम तालिबान के साथ अच्छे रिलेशन चाहते हैं। इन ए वे चीन ने ये जो सेटअप आ रहा है इसको एक इनकरेजमेंट भी कह लीजिए, और सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास से पहले इन काइंड ऑफ दुनिया को वार्निंग दी है कि भाई इस वक्त आप समझ जाए इतनी आसानी से, जो कल बोरिस जॉनसन कह रहे थे कि हम को तस्लीम ना करे, ये ना करे वो। और दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि रूस के जो सफीर हैं उसी सफारत खाना खुला हुआ भी है, पाकिस्तान का, तुर्की का सफारत खाने खुले हैं, ईरान के सफारत खाने खुले हैं। रूसी सफीर आज तालिबान से मिल रहे हैं, और रूस में उनके जो वज़ीर दिफा उन्होंने बयान कर तक किया था कि हमें तालिबान की तरफ से टेररिज्म का कोई खतरा नहीं। मतलब मेरा कहने का ये है कि तालिबान को इस वक्त इज ए काइंड ऑफ मेजर सपोर्ट हासिल है दो बड़ी ताकतों की, तुर्की, ईरान और पाकिस्तान भी इसमें शामिल अगर कर लेते हैं आप, तो तालिबान के लोग अभी अपना जो सिस्टम है उसको। जल साहब मैं दोबारा आपकी तरफ ये रहनुमाई फरमाइएगा कि एक तरफ अमेरिका को पूरी दुनिया सुपर पावर कहती थी, दुनिया का सबसे बड़ा इत्तेहाद बना, जो आप खुद कह रहे हैं कि 9/11 ही हिस्ट्री का ये होगा, तो क्या जो बाइडन मिसकैलकुलेट कर गया कि वो समझते थे कि तालिबान अफगान फौज को शिकस्त ही नहीं दे सकते? ये महीनों का काम चंद घंटों में किस तरह पॉसिबल हुआ? देखिए, उन्होंने तो सिचुएशन रीड सही की नहीं। नंबर 1 मैं जो आपसे अर्ज कर रहा था, ये जो आर्मी है इनके तादाद भी गलत बता रहे हैं। काफी सारे लोगों की तनख्वाहें तो ये खुद खा रहे थे, ये जो सो कॉल्ड लीडरशिप काबुल में बैठी हुई थी अफगानों की, ये खा रहे थे पैसे। अमेरिकन इंस्पेक्टर जनरल की चंद माह पहली रिपोर्ट है अपनी खुद कि बेइंतहा पैसा खाया गया इसमें से सारा, वो तो खैर बात की बात है। दूसरा, इनको जो इंटेलिजेंस एस्टिमेट कौन दे रहा था उनको, वो खुद तो ऑन ग्राउंड जाते नहीं थे, उन्होंने रखे हुए थे कंट्रैक्टर्स। वो कंट्रैक्टर्स वो थे जो सीआईए की आर्मी थी, ब्लैक वाटर टाइप लोग। जल साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा, हमें जो अफगान अमूर के माहिर इस इलाके और खत्ते पर गहरी रुस्तम शाह मोहम्मद साहब ने ज्वाइन किया है, मगर इससे पहले जो तालिबान हुकूमत के जो अभी आई है एक उनके हेड की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम रुस्तम शाह साहब। वालेकुम सलाम। अच्छा मोहतरम, आप एक माशाल्लाह खुद बहुत ज़्यादा गिरफ्त रखते हैं, आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में अब जिस तरह अमेरिका को, भारत को शिकस्त हुई, अफ़गानिस्तान का मुस्तकबिल क्या समझते? क्या तालिबान यूएनओ के मुताबिक हुकूमत चला पाएंगे या मुश्किलात का शिकार रहेंगे? देखिए, 20 साल की जद्दोजहद से और एडवर्सिटी से काफ़ी सबक उन्होंने सीखे हैं, और उन्होंने चंद वाज़ेह ऐलानात किए हैं, और वो ये कहते हैं कि अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, औरतों को पूरी आज़ादी होगी तालीम हासिल करने की, मुलाज़मत करने की, अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को किसी और के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा, और हम एक इंक्लूसिव हुकूमत बनाएंगे जिसमें बाकी सारे धड़े और बाकी सारे एथनिक ग्रुप्स भी शामिल होंगे। आप देखें कि हेरात को जब उन्होंने कब्ज़ा किया तो इस्माइल ख़ान को भी उन्होंने अपनी गिरफ़्त में ले लिया, गिरफ़्तार किया, और उसके दूसरे दिन उनको छोड़ दिया और उनको एलची बना के काबुल भेज दिया। आप देखें कि कैसी वो ये उनकी डिप्लोमेसी देखें, और वो उनका जो चेंज स्टांस है, जो स्टांस उनका बदल गया, वो देखें कि उन्होंने काबुल में भी न किसी को निशाना बनाया, न किसी को टारगेट किया, न किसी पर हमला किया, न कोई वहाँ पे कोई उन्होंने कोई ऐसी कोई हरकत की कि जैसे लोग तंग हों। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि खाना जंगी का दरवाज़ा बंद हो गया, अब कोई उनसे मुकाबला इसलिए नहीं करेगा कि उनके पीछे अवाम है, और अवाम इसलिए हैं कि आपने ख़ुद देखा कि जितने ज़िले सरेंडर हुए हैं उनमें से 90% अजला जो हैं वो सरेंडर हो गए हैं, उन्होंने कोई जंग नहीं लड़ी। अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस जो थी उनकी तरबियत तो की गई थी, उनके पास असला तो था, लेकिन उनके पास जज्बा नहीं था, उनका इस निज़ाम के साथ कोई वाबस्तगी नहीं थी, इस लीडरशिप के साथ उनकी कोई लॉयल्टी नहीं थी, उनकी जंग के लिए कोई मोटिवेशन नहीं थी, क्योंकि उनको ये इल्म था कि ये मुसलत करदा निज़ाम है अमेरिका का और जल या बदेर ख़त्म होने वाला है। और जैसे अमेरिका ने ऐलान किया वापसी का तो उनकी वफ़ादारियाँ तब्दील होने लगीं। इन वाक़यात से पहले भी 9% लोग डेजर्ट करके डिफेक्ट करके जा रहे थे। जब ये वाक़यात शुरू होने लगे तो 20-25% लोग डेजर्ट करने लगे, और जब तालिबान ज़िलों की तरफ बढ़े तो सब के सब सरेंडर कर गए और अपना सारा सामान तालिबान के हवाले किया। इसका मकसद ये हुआ
कि उनको लोगों की पजीराई, लोगों की सपोर्ट, लोगों की सिंपति हासिल है, लिहाजा खाना जंगी का दरवाज़ा बंद हो गया। मुस्तक़बिल करीब में हम देखेंगे कि वहाँ पे वो गवर्नेंस सिस्टम क्या बनाते हैं, हुकूमत की तश्कील कैसे करते हैं, जो सबसे बड़ा मसला है अमन व अमान का उसको वो कैसे हैंडल करते हैं, दाइश वगैरह का कैसे खात्मा किया जाता है, ओपीएम का जो है अमेरिका के वाश में 7,000 टन पैदावार होती है। रुस्तम साहब, मैं एक थ्योरी पे आपसे आपकी राय चाह रहा हूँ। कुछ ये भी कहा जा रहा है, ये मैं कोई खबर नहीं, कोई साइंटिफिक बात नहीं कर रहा, कि तालिबान के साथ अमेरिका के खुफिया मुज़ाकरात भी हो रहे थे कतर में, तो ये एक डील थी जिसके तहत ये सारा कुछ हुआ, और ये इसीलिए उन्होंने किसी खातून पे हाथ नहीं उठाया, कोई ऐसी फुटेज नहीं आई, कोई मारा मारी नहीं हुई, इंतहाई सब कुछ पीसफुल हो गया। कितनी ये सेंसेबल बात लगती है कि कहीं ना कहीं कोई खामोश मुआहदा है बिटवीन अमेरिकन एंड तालिबान के, हम जा रहे हैं, आप आराम से संभाल लें। इसकी तो शफायत नहीं है, लेकिन अगर ये हुआ है तो मैं समझता हूँ कि इसमें अफ़गानिस्तान की भी खैर है, तालिबान की भी और अमेरिका की भी, कि उनके लोग भी अब जा रहे हैं अपनी पीसफुली। देखें 29 फरवरी 2020 को जो मुआहदा हुआ, उसके बाद आज तक इन कितना वक्त गुजर गया, आज तक तालिबान ने उसकी पासदारी करते हुए किसी गैर मुल्की फ़ौजी पे, किसी गैर मुल्की फ़ौजी को बशमूल अमेरिकन फ़ौजियों को निशाना नहीं बनाया। कोएलिशन फोर्सेस के ख़िलाफ़ उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, तो उन्होंने जो मुआहदा किया उसकी उन्होंने पासदारी की। हाँ, अमेरिका ने पूरी पासदारी नहीं की, क्योंकि उनके 7,000 कैदी जो हैं वो भी नहीं छोड़े, तालिबान ख़ुद उनको छुड़ा रहे हैं, और जो उन पे ब्लैक लिस्ट जो जिसमें वो शामिल थे। अच्छा, जनरल साहब को मोहम्मद साहब में, जनरल साहब आपको मैं, ये जो बात है कि कोई मुआहदा हुआ जिस तेज़ी से वो गए हैं और वो लोगों को, अपने लोगों को भी पीछे छोड़ के गए हैं, तो इतने पैनिक में गए हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई मुआहदा हुआ था। आपका क्या टेक है? देखिए, अमेरिका मुआहदा क्यों करके अपने आप को पूरी दुनिया के सामने जलील करवाएगा? ये आप दुनिया की अखबारें उठा के देख लीजिए, बयानात देख लीजिए, अमेरिका के अंदर से बयानात उठ रहे हैं वो देख लीजिए, उनके जो वज़ीर खारजा ने जो बात की वो आज सुन लीजिए आप। तो ये तो अमेरिकन का फेलियर है, बहुत बड़ा ही है। मुआहदे ऐसे नहीं हुआ करते, अगर मुआहदे होते तो कोई तरीका के तहत आते, तालिबान भी और अमेरिका भी तरीके के तहत जाते, इस तरीके से अफरा तफरी में छोड़ के ना जाते। ये मसला उनको ये बन गया था कि उनका ख्याल ये था कि उनको कुछ देर, ये जो अगर बाइडेन का जो आपने बयान सुनाया है उसमें अगर आप सुन लीजिए, उसमें बड़ी उन्होंने एक बात की है कि हमारा ख्याल था कि कुछ देर रोकेंगे उनको, मतलब कुछ देर रोकेंगे, बराबर नहीं रोक सकते उनको भी ये जरा रहनुमाई फरमाइएगा कि अचानक अब अमेरिका को अपने 3,000 फौजी वहाँ क्यों भेजने पड़े? क्या कोई ऐसा इक्विपमेंट ज़ाया करना चाह रहे थे? अचानक अपनी उन्होंने सफारत खाने को एयरपोर्ट में शिफ्ट किया, अचानक 3,000 फौजी क्यों भेजने पड़ गए उनको भी, और बरतानिया को भी 600 मुकाबिल में? देखिए, ये जो ग्रीन जोन जिसकी वो बात कर रहे थे अभी वाला साहब, इसकी प्रोटेक्शन लाजमी थी उनके लिए। ख्याल ये था कि शायद तालिबान चढ़ दौड़ेंगे और जो भी गैर मुल्की नजर आएगा उनको मार देंगे, खासतौर पे वो लोग जो अमेरिकन या गैर मुल्की जो तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल होते रहे, बैसीती कंट्रैक्टर्स। दूसरा, उनको ये भी डर था कि ये जो भी सिस्टम जिनके वहाँ पे ऑन प्लेस थे, इंटेलिजेंस सिस्टम या दूसरे, वो कहीं तालिबान के हाथ ना लग जाए। और जो जनरल साहब, हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, काइंडली हमारे साथ रहिएगा। रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, जनाब जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, एक ब्रेक है और हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। नाज़रीन, वेलकम बैक। अच्छा भट्टी साहब, ये खबरें भी आ रही हैं बल्कि सब दोस्तों के लिए कि वो कोई डॉलर भी लेके वहाँ से भागे हैं, वहाँ से कोई गाड़ियों में डॉलर। अच्छा रुस्तम साहब, आपसे एक ज़रा थोड़ी सी रहनुमाई चाहेंगे। कहा जा रहा है, ये इतलात आ रही हैं कि वो अरबों डॉलर लेकर भाग गए और उज़्बेकिस्तान चले गए, बज़ाहिर जो इतला आ रही है। क्या आप समझते हैं उज़्बेकिस्तान ही उनकी मंजिल होगी या बिला आखिर वो भी अमेरिका जाएंगे, और कितनी देर वहाँ रह सकते हैं अशरफ गनी साहब? देखें, अशरफ गनी साहब अमेरिकन सिटीज़न हैं, उनके बच्चे भी वहाँ हैं, फैमिली वहीं पर है, और दोस्तम जो हैं उनके तुर्की में उनका अपना मकान है, और उज़्बेक तो ख़ुद हैं, तो उज़्बेकिस्तान भी जा सकते हैं, लेकिन वो तुर्की जाना पसंद करेंगे। हाल ही में वो बहुत बीमार थे और टर्की में उनका इलाज हो रहा था, और अभी कुछ हफ्ता 10 दिन पहले वो टर्की से वापस आए। जो अता मोहम्मद नूर हैं वो तो इस वक्त ताजिकिस्तान शायद चले गए हैं, लेकिन हो सकता है कि वो हिंदुस्तान का रुख करें। जो बाकी लोग हैं, अहमद वली मसूद, अहमद शाह मसूद,
के जो फैमिली के लोग हैं, मैं समझता हूँ कि वो शायद अफ़गानिस्तान ही में रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ मसालहाना बयान दिए हैं कि तालिबान से बहरहाल उनको उनके साथ मिल के वो काम करना चाहते हैं। जो लोग यहाँ आए हैं कानूनी वगैरह, ये तो पनाह मांगने भी लिए आए हैं और इसलिए भी आए हैं कि इंतज़ार करें, देखें कि ऊँट किस करवट बैठता है, ताकि आइंदा आने वाली हुकूमत में उनका कोई पोजीशन हो सकती है या नहीं, और पाकिस्तान के जो गुड ऑफिसर्स हैं उनको भी इस्तेमाल करें ताकि उनको ख़तरा भी ना हो और अपने लिए कोई वो मकाम भी पैदा कर सकें। तो इस वक्त ये सूरत हाल है। अशरफ गनी के लिए कोई मुश्किल नहीं है, वो तो सीधा कुछ दिनों ठहरने के बाद वो तो अमरीका चले जाएगा। रुस्तम साहब, मैं आपसे इन्फॉर्मेशन की ज़रा कन्फर्मेशन चाह रहा हूँ, ये अशरफ गनी साहब वर्ल्ड बैंक के लिए काम करते रहे? अशरफ गनी साहब यूनिवर्सिटी यहाँ पे तालीम हासिल करने के बाद वो ज़ल्मे खलीलज़ाद और ये बैरूत चले गए, वहाँ अमेरिकन यूनिवर्सिटी में उन्होंने तालीम हासिल की। वहीं पे अशरफ गनी साहब की एक लेबनीज़ क्रिश्चियन के साथ शादी हुई और उसके बाद ये अमेरिका चले गए, वहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी में उन्होंने PhD किया, फिर उसके बाद वहाँ लेक्चरर बने, उसके बाद वर्ल्ड बैंक में ज्वाइन किया। और वर्ल्ड बैंक में जब ये थे तो ये यहाँ पाकिस्तान भी आए थे, इंडस वाटर सिस्टम पे ये काम कर रहे थे और यहाँ पे कुछ अर्सा लाहौर में रहे भी थे। अच्छा जनरल साहब, ये तरह रहनुमाई करिए, अब पाकिस्तान को इस सिलसिले में क्या स्ट्रेटेजी बनाना होगी? बादियों नज़र में तो ऐसा लग रहा है चीन, रूस, पाकिस्तान और ईरान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लेगा। आप क्या समझते हैं, अमेरिका और बरतानिया क्या करेंगे इस सिलसिले में? देखिए, पाकिस्तान को अगर कोई खतरा है और जो मैं समझता हूँ बड़ा रियल है, वो ये है कि अमेरिका और उसके जो साथी हैं, बरतानिया कह लीजिए, फ्रांस कह लीजिए, भारत कह लीजिए, ये इस खित्ते को पुरअमन देखना चाहते नहीं है। अमेरिका, जो अमेरिकन फोर्सेस निकली है, अमेरिका इस खित्ते से नहीं निकला, क्योंकि अगर अमेरिका इस खित्ते से निकल जाता है, अफगानिस्तान से, इस इलाके से उसका जो असर रसूख है वो फिर नीचे आना शुरू हो जाता है, तो फिर ये तो वन बेल्ट वन रोड जो भी मंसूबे बन रहे हैं इस इलाके में वो कामयाब हो जाएंगे सारे। अगर वो कामयाब होते हैं तो अमेरिका की जो सुपर पावर स्टेटस ऑलरेडी, जो अब देखिए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिक्लाइन हुआ है इसके ऊपर, और अमेरिकन का डिक्लाइन और तेज हो जाएगा इससे। अमेरिकन ये तो अफोर्ड कर नहीं सकते। दूसरा, जो राइज एंड फॉल ऑफ जो पावर्स अगर आप देखते हैं ना एम्पायर्स की, तो जब फॉल की तरफ जब आते हैं, और ये भी एक कुदरती हमारा जो राइज है उसकी फॉल हो, तो अमेरिका का ये मसला भी। तो पाकिस्तान को जो डरना या खौफ तो मैं नहीं कहूँगा, पाकिस्तान को जिस खिलाफ तदबीर करनी चाहिए वो ये कि पाकिस्तान में अंदरूनी तौर पर कोई खलफशार पैदा ना हो, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक अफगानिस्तान का ताल्लुक है, आज का अफगानिस्तान जिस तरीके से खड़ा है, इसके साथ आप जिन लोगों का नाम लिया और भी मुल्क साथ इनके सामने आएंगे, और ये वो एक गोल्डन रिंग है अफगानिस्तान के इर्द गिर्द, जिनकी सबकी कोशिश ये रही है अफगानिस्तान में अमन हो, और जिस तरीके से अमेरिका का जो यहाँ पे वो पड़ा हुआ है इस कुआं में, जो भी अमेरिका को कह ले पड़ा, उसको निकाला जाए बाहर। तो इसलिए तालिबान को ज्यादा परेशानी इस हाल में नहीं है। अच्छा जनरल साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है आपसे। ईरान भी गए हैं। जनरल साहब, मेरा सादा सा सवाल है कि इंडिया के लिए बड़ी ह्यूमिलिएशन हुई है, क्योंकि इंडिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, बड़ी इन्वॉल्वमेंट थी काबुल में। ये मैं फैक्ट की हैसियत में बता रहा हूँ। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इंडिया से क्या रिएक्शन आ सकता है? क्योंकि इंडिया इस शिकस्त को हजम तो किस तरह करेगा, क्या रिएक्शन हो सकता है इंडियन साइड से? देखिए, इंडिया अभी तो पहले भी उसकी कोशिश थी कि उनको अंदाजा था कि तालिबान आएंगे, तो दोहा में एक उनकी अनऑफिशियल मीटिंग भी हुई है तालिबान के साथ, लेकिन तालिबान इनको ज्यादा घास नहीं डाली। अब भारत की कोशिश ये होगी कि किसी तरीके से जो भी हुकूमत बनती है यहाँ पे, उनके साथ अपना कोई एक ताल्लुक कायम करें, क्योंकि अफगानिस्तान को भारत खाली नहीं छोड़ सकता इस तरीके से, और कोई ना कुछ वो यहाँ पे इनका बनेगा। लेकिन जो पहले कर रहा था भारत वहाँ पे, जो इस तरीके से उन्होंने अपने कॉन्सुलेट खोल के पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेनिंग दे के बाकायदा दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दाखिल कर रहा था, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तालिबान कभी ये इजाजत नहीं देंगे कि उनकी सरजमीन खास तौर पे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो या ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हो। जनरल साहब, मैं आपको एक जो यूट्यूबर हैं इंडिया के मेजर साहब, बड़े वो वायलेंट तजिए करते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, अब ये तो एक लाफिंग स्टॉक बन गया है, लेकिन तर्जुमान तालिबान ने कुछ कहा है औरतों के हकूक़ के हवाले से। जी भट्टी साहब। अच्छा जनरल साहब, ये देखें, एक तरफ भारत के लिए तो मेरा ख्याल है अफगानिस्तान का अमन उन्हें तो हजम नहीं होगा, वो कोई ना कोई शरारत तो करना चाहेंगे कि इतनी अमीकेबली हल हो गया। अमेरिका खुद समझ रहा था कि कई महीने लगेंगे तालिबान की पेशकदमी की तरफ। अब तालिबान का तो
पूरे अफगानिस्तान पे इस वक्त झंडे लहरा रहे हैं, तो क्या भारत कोई शरारत कर सकता है? जी, भारत तो कोशिश तो करता रहेगा, क्योंकि भारत को एक और भी जो भारत कर रहा था, जो आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी चीजें, कि ये जो चाइनीज डिसिडेंट्स थे मगरबी चाइना से, उनको लद्दाख के जरिए ला के पाकिस्तान में ट्रेन करके बखान बॉर्डर से दोबारा भेज रहे थे उनको, वो भी उनकी एक शरारत है जो थी वहां पे, कोशिश उनकी होगी। देखिए, ये जो जिन लीडरों की हम बात कर रहे हैं, जिस वक्त उसके साथ थे, अशरफ गनी साहब के साथ, इनमें से काफी सारे जाके यूएई में बैठ गए हैं। यूएई में कुछ सफारत खाने इनकी जगह जो अभी बंद हुए काम करना शुरू करेंगे। वाई यूएई? यूएई में अगर आप देखिए तो अमेरिकन प्रेजेंस बड़ी स्ट्रांग है, वहां पे भारतीय प्रेजेंस बड़ी स्ट्रांग है, और रिसेंटली अगर आप देखा पिछले 1-1.5 साल से इजराइल की प्रेजेंस बड़ी स्ट्रांग हो गई है वहां पे। तो अगर ये खुदा ना खास्ता यूएई कोई बात समझ ना आई, सऊदी अरेबिया तो हमने एम्बेसी क्लोज करके निकल गया यहाँ से, अगर वो सरजमीन इस्तेमाल हुई अफगानिस्तान के खिलाफ या ईरान के खिलाफ, तो यूएई के लिए मसला बनेगा। मसाइल तो हमें है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान को इन्हीं के खिलाफ सेफगार्ड करना है, और आई एम श्योर कि हमारे जो पॉलिसी इंशाल्लाह। ये मैं आगे यही सवाल रुस्तम शाह मेमन साहब, आप क्या समझते हैं ये जो रेशा दवानियाँ और ये जो यूएई की बात की है जनरल साहब ने, कितने इफेक्टिव आपकी नज़र में हो सकते हैं और हमें कितना चौकस रहना चाहिए? रुस्तम शाह मेमन साहब। देखिए, अगर तालिबान की हुकूमत जब अब बनेगी, अभी तो बन रही है, तो मेरे ख़्याल में हमें कुछ इन गलत मफरूज़ों पे अब नहीं चलना चाहिए। तालिबान कभी भी अपनी सरज़मीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, न कभी किसी साजिश का इनिशिएटिव का हिस्सा बनेंगे। पाकिस्तान और तालिबान में बहुत सी कदरें मुश्तरक हैं, उन्होंने मुश्तरका जदोजहद की है, मुश्तरका एक जंग लड़ी है, सरहद की बात है, फिर एथनिसिटी है, फिर एक कॉमन उसके फ़ैद की बात है, तो बहुत सी कदरें मुश्तरक हैं। वो वक्त गुजर गया, अब हिंदुस्तान को वो मौका नहीं मिलेगा। रुस्तम शाह मेमन साहब और जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, वेरी थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। बड़ी साहब खासी हमने कोशिश की, मेहमान हमारे ज़्यादा थे, लेकिन हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक और अहम शख्सियत भी हमारे साथ होंगे, और साथ साथ इसी बात पे हम गुफ्तगू करेंगे अपने पैनलिस्ट से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ इंतहाई सीजनड पॉलिटिशियन जनाब सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच सर आपके टाइम का। हजूर, मैं पहला सवाल आपसे ये पूछूंगा कि ये जो चाइना और इसके अफ़गानिस्तान के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, और कुछ दिन पहले स्टोरी फाइनेंशियल टाइम्स में भी आई थी कि खासी एलेबोरेट उनके दरमियान है, जो उनके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, मुकम्मल होंगे, ये रास्ता बनेगा यूरेशिया तक, आप कैसे देख रहे हैं, और पाकिस्तान वहाँ में इसमें कहाँ खड़ा है? जी, अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। और मैं समझता हूँ कि जो खास तौर पे चाइना का जो फैक्टर है बड़ा अहम है, बड़ा मुस्बत है। और आपने देखा कि आज जो चीनी वजीर खारजा ने जो बयान दिया वजारत खारजा की तरफ से, उन्होंने कहा कि एक तो हम फ्रेंडली और कोऑपरेटिव ताल्लुकात चाहते हैं अफगानिस्तान के साथ, और उन्होंने ये भी कहा कि जो अफगानिस्तान में तब्दीली आई है, और अंग्रेजी में उन्होंने कहा वी रिस्पेक्ट द विल एंड चॉइस ऑफ द अफगान पीपल, जो अफगान पीपल ने बगौर उनके जो फैसला किया है हम उसका एहतराम करते हैं, इज्जत करते हैं। और जो तालिबान डेलीगेशन मिला था जिस उनके वजीर खारजा से, जो पहली दफ़ा इतना हाई लेवल मुलाकात हुई, ये पिछले महीने 3 हफ्ते पहले हुई है, उसमें काफ़ी चीज़ें तय पा गई थी, और बुनियादी बात वो तय पा गई थी जो चीन ने कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी हमसाये के खिलाफ बिलखसूस चीन, और उन्होंने पाकिस्तान का भी जिक्र किया। हमारा इशू TTP का है, उनका इशू है एक तंजीम है ETIM, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, उसको इजाजत न दे, क्योंकि चीन का भी 76 किलोमीटर का बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ। और साथ साथ चीन ने यह भी कहा कि हम आपको दावत देते हैं कि आप CPEC में शामिल हो, आप जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें शामिल हो, और हमारी तरफ से, चीन की तरफ से इन्वेस्टमेंट आएगी। तो चीन का रोल बड़ा कलीदी किरदार होगा, क्योंकि अमेरिका तो अब यहाँ से निकल गया है, खला भी आ गई है। मेरे ख्याल में जो चीन का किरदार होगा वो नंबर 1 होगा, फिर रूस, और फिर ईरान, और तुर्की, बाकी। अच्छा मुझे सर ये रहनुमाई फरमाइएगा कि अब जैसे चीन और अफगानिस्तान तालिबान में भी मामला तय हो गया, आप क्या समझते हैं CPEC में अब तेजी आएगी, और इस सिलसिले में अगर अफगानिस्तान ताउन करता है तालिबान, तो क्या इसकी बेहतरी आएगी पाकिस्तान के लिए, क्या असरात होंगे? मेरे ख्याल में बेहतरी आनी चाहिए। अब कोई सियासी तौर पर उस तरह रुकावट नहीं। अब देखे ना, जून 2017 में अशरफ गनी जो उसके सदर थे, उन्होंने खत लिखा सदर शी जिनपिंग को कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं CPEC।
6 महीने के बाद जब चीनियों ने पूछा आप तैयार हैं, तो हिंदुस्तान ने दबाव डाला और उन्होंने खत भी विड्रॉ कर लिया, अपना ऑफर भी विड्रॉ कर लिया। तो जो उस किस्म का मनफी असर था, चाहे अमेरिका का हो या हिंदुस्तान का हो, अब वो अफगानिस्तान में उस तरह नहीं होगा। तो एक बेहतर फिजा होगी, लेकिन हमारी तरफ से जो ब्यूरोक्रेटिक नालायकी है वो नहीं होनी चाहिए। कई दफा वो सुर्ख फीता कह लें या सिक्योरिटी के मामलात होते हैं, वो दुश्वारी बनते हैं, लेकिन सियासी तौर पर चाहे पाकिस्तान हो, चीन हो, अफगानिस्तान हो, अब वो दुश्वारी नहीं होनी चाहिए, ना होगी। अच्छा मुशाहिद साहब, एक माजी को अगर देखें तो लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कोल्ड वॉर फिर वापस आ गई है और वो अमेरिका और सोवियत यूनियन की बजाय अमेरिका और चाइना के दरमियान एक नया ईरा शुरू हो गया कोल्ड वॉर का। ओ राइट आई एम। ये बिल्कुल सही फरमाया। देखिए जी, मैं 3-4 साल अमेरिका रहा भी हूँ, पढ़ा भी हूँ वाशिंगटन में, और कांग्रेस में मैं रिसर्च इंस्टर्न भी रहा हूँ। अमेरिकन जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो वॉर मशीन है, उसको एक दुश्मन की हमेशा जरूरत होती है। जो पहली कोल्ड वॉर जिसका आपने जिक्र किया, उसमें सोवियत यूनियन था, कम्युनिस्ट थे, उनका सफाया कर दिया। खैर हमारी वजह से हुआ, अफगानिस्तान की सिचुएशन की वजह से। उसके बाद उन्होंने इस्लाम का रुख किया। इस्लाम का भी मुसलमान दुनिया का तिया पांचा किया 9/11 के बाद। अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया, और 6.5 खरब डॉलर ज़ाया किए 9/11 के बाद, और 8 लाख लोग मरे हैं, और कोई 3.5 करोड़ लोग बेघर हुए हैं ये 9/11 के बाद। इतना हौलनाक आपको है। अफगानिस्तान में 2.5 खरब डॉलर खर्च किए, 100 अरब तो डॉलर तो फौज पर। अब उनका रुख हो गया चीन की तरफ। चीन से उनको तकलीफ बहुत ज्यादा है। एक तो चाइना जो है नॉन वाइट पावर है, अमेरिका बड़ा रेसिस्ट मुल्क है एट द कोर, ये ना भूलें। वो कहते हैं ये कहां से आ गए, और चीन ने एक मुतबादल निजाम भी दिया है। उनका निजाम अमेरिकी निजाम नहीं, उसमें कामयाब भी हुए हैं, गुर्बत के हवाले से, मौशी तरक्की के हवाले से, इक़्तिसादी हवाले से, और उनका असर रसूख भी पड़ गया, सियासी तौर पर भी, फौजी भी। तो वो अब उनको दुश्मन समझ रहे हैं। और ये कोल्ड वॉर का जो है ना महवर, ये हमारा खित्ता होगा जिसमें पाकिस्तान भी है। अच्छा मुशाहिद साहब, आप क्या समझते हैं 20-25 साल पहले जितना अमेरिका मजबूत था, आज उतना मजबूत है? क्या वो चीन को उस तरह डिफीट दे सकेगा जिस तरह माजी में आपने 2-3 रेफरेंस बड़े माकूल दिए? देखें जी, मैं तो समझता हूँ, मैं कहता रहा हूँ अपनी तकारीर में, और मैंने ये बात अमेरिका में भी की थी 2 साल पहले। मैं गया था सेनेट, उनकी कांग्रेस में, उनको पसंद नहीं आई। मैंने कहा कि अमेरिका को मैं जानता हूँ बहुत पुराना, आपका जवाल शुरू हो गया 2003 से। कहते 2003 के क्यों? मैं कहा जब से आपने इराक पर हमला किया, जो इल्लीगल था, इमोरल था, अनजस्ट था, उसमें अल्लाह ताला के फजल है। वो कहते हैं ना कुरान शरीफ में है, वो मकरू वो मकरुल्लाह व अल्लाह खैरुल माकिरीन। उन्होंने मंसूबाबंदी की, अल्लाह ताला ने अपनी की, और बेशक वो बेहतरीन मंसूबाबंदी करने वाला है। बुश का ख्याल था कि मैं पहले इराक पर जाऊंगा, फिर सीरिया, फिर लीबिया, और पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का भी नाम था उस लिस्ट में। अल्लाह का फजल हुआ कि वो इराक में ही फंस गए और अफगानिस्तान में फंस गए। तो वो उस वक्त से उनका जवाल शुरू हो गया। और अब आप देखें आरिफ साहब के अमेरिका इज लाइक ऑलमोस्ट, उनकी सियासत इज लाइक अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री, जो इतनी सख्त किस्म की वो लड़ाई हो रही है। और आप देखेंगे उनके जो मीडिया ने अब अटैक करना है बाइडेन इंतजामिया पर, और मेरे ख्याल में तो ट्रंप वापस आ जाएगा 2024 में। मुशाहिद साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। ट्रंप ने तो जो बाइडेन के रिजाइन का मुतालबा भी कर दिया है, और लोग भी सुना खासा गमो गुस्सा है। ये वही सूरत हाल है जब जिमी कार्टर हुई थी, ईरान में इंकलाब आया था, उनकी एम्बेसी पकड़ी गई थी। मुझे वही याद आ रहा है कि वही सोच है कि जब इनका जो आज सीन देखे गए हैं कि लोग भाग रहे हैं, एम्बेसी से हेलीकॉप्टर जा रहे हैं, ये बात माफ नहीं किया जाएगा बाइडेन इंतजामिया को। जो बाइडेन इसका मुशाहिद साहब, मेरा लास्ट सवाल आपसे मैं करना चाह रहा हूँ आपसे। मैं ये 20 साल पहले जो हमने सुना या देखा वो प्रोपोगंडा था। वो क्या था कि जी तालिबान तो ख़वातीन को घरों में बंद करते हैं, वो कोड़े मारते हैं, वो तो ये कर देंगे। मैं वो लंबी बात नहीं करना चाह रहा, मगर आज 20 साल के बाद जो तालिबान है वो चाइना से जाकर नेगोशिएशन कर रहे हैं ट्रेड की, वो अपने रीजन से ट्रेड की बात कर रहे हैं। उनका वो इंग्लिश में कह रहे हैं कि हम ख़वातीन की एजुकेशन के ख़िलाफ़ नहीं। मेरा आपसे सवाल ये है कि 20 साल पहले हम गलत समझ रहे थे कि ये आप झूठ बोल रहे हैं। व्हाट इज़ दिस? नहीं, देखें ना, 20 साल 25 साल में बहुत तब्दीली आई। अगर हम नया पाकिस्तान की बात करते हैं तो नया तालिबान भी आ गए, उनकी सोच में तब्दीली आई है। उन्होंने अफगानिस्तान भी नया एक तब्दीली आ चुकी है, उनका नए हकायक भी हैं 20 सालों से, और पाकिस्तान में भी तब्दीली आई है। लोग पाकिस्तान को 90s के जाविये से देखते हैं, ओ जी पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट ये कर रही है, उनके पीछे कर रही है। हमारी सोच में भी बड़ी तब्दीली आई है। क्या तब्दीली आई है, जरा थोड़ा बताएं हमें, क्या तब्दीली आई है पाकिस्तान में? मेरे ख्याल में ये तब्दीली आई है कि पहले हम अफगानिस्तान को समझते थे स्ट्रेटेजिक डेप्थ,
हम समझते थे कि अफगानिस्तान के जरिए हम सारा अपना सिलसिला चलाएंगे कौमी सलामती का। अब वो सोच चेंज हो गई है, हम लोग मॉडर्नाइज हुई है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट में भी तब्दीली आई है और हमारे महल में कुछ जो सोचने वाले सियासी लोग हैं उनमें भी तब्दीली आई है कि अफगानिस्तान को आप उस तरह नहीं आप कंट्रोल कर सकते जो आपका ख्याल था। अच्छा, कमिंग बैक टू दी अमेरिका में आप रहे हैं और बड़ी गहरी निगाह है आपकी। वहाँ पे पहले भी एक मूवमेंट बनी थी बहुत बड़ी, 200 शहरों में कर्फ्यू लग गया था और आप बड़े उन्होंने आप कोविड के बाद भी पैसे वैसे दे के लोगों को पैसिफाई रखा हुआ है, तो बड़ी डिवीजन है अमेरिकन सोसाइटी में। आपको लगता है कि दोबारा ऐसी मूवमेंट बन सकती है जो पोस्ट इलेक्शन बनी थी ट्रंप के पीछे? देखिए जी, एक तो मूवमेंट हुई थी ब्लैक लाइव्स मैटर, वो तो सियाह फार्म के हवाले से थी ना। दूसरी देखे ना, ट्रंप ने इलेक्शन में कितने वोट लिए? 7.5 करोड़, और वो 4-5 मिलियन का फर्क है जो बाइडेन ने लिए हैं, वो कोई 50 लाख ज्यादा है, 8 करोड़ के। 7.5 करोड़ वोट किसी लूजिंग कैंडिडेट ने अमेरिका की तारीख में नहीं लिए, ये बहुत बड़ा वोट होता है और वो वोट बैंक उसका अभी तक कायम और दायम है। और ट्रंप का जो कंट्रोल रिपब्लिकन पार्टी में बहुत स्ट्रांग है, उनके उसकी बात मानी जाती है। अमेरिका जो है सियासी तौर पर कई चीजों में बड़ा बैकवर्ड है, उनके लोग सिर्फ लोकल इश्यूज पर बात करते हैं, उनको दुनिया का नहीं पता होता। आम अमेरिकी की बात कर रहा हूं मैं, उनके और CNN का एक सोच है, वो प्रो डेमोक्रेट है, और जो दूसरा है अपना फॉक्स टीवी, उसकी एक सोच है प्रो ट्रंप है। तो बहुत बड़ी गहरी तकसीम है अमेरिका में, शदीद किस्म की, जो पाकिस्तान में सियासत में थी ना 1990s में, उस किस्म की सोच है थर्ड वर्ल्ड मुल्कों में। तो मूवमेंट बन सकती है वहां पे सैयद साहब, तहरीक दोबारा? मेरे ख्याल में ये कोशिश करेंगे क्योंकि ये जो है ना अमेरिका की बेइज्जती बहुत है ना। अमेरिका जैसे सुपर पावर, आपने CIA की बात की, आपने सारा वो इतना हम बात करते थे और CIA के अंदाजे भी गलत साबित हुए, फिर पेंटागन, रोब, दबदबा, बहुत उनकी ह्यूमिलेशन हुई इंटरनेशनल। लोग कहते हैं ये आपकी असेसमेंट थी, ये आपके तज्जिए थे, ये आपकी ट्रेनिंग थी, ये आपने प्लानिंग की थी, आप तो नालायक हैं बिल्कुल। तो और ये नाकामी उसकी नालायकी की वजह से हुई है, तो वो अब उसका मलबा गिरेगा इसके ऊपर बाइडेन पर। बाइडेन को सिर्फ ये है कि ट्रंप पहला अमेरिकन प्रेसिडेंट था जॉन F कैनेडी के बाद जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का बंदा नहीं था। ट्रंप के पीछे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट, सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, वो ट्रंप से बाइडेन के पीछे, और बाइडेन को वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे जिस हद तक मुमकिन हो। कैंडिडेट कैसे बन गया मुशाहिद हसन सैयद साहब? वहां तो एस्टेब्लिशमेंट के ही 2 कैंडिडेट्स होते हैं अमेरिका में, 2 पावरफुल कमेटीज जो हैं वो सिलेक्ट करती हैं उनको, और बाद में आपने देखा कि प्राइमरीज में जिस बंदे को बाहर निकालना होता है, बर्नी सैंडर्स के खिलाफ उन्होंने रिगिंग भी कर दी थी। हाउ कम ही गॉट द नॉमिनेशन जो ट्रंप था? आई थिंक ट्रंप को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया, उन्होंने कहा ये अमीर आदमी है, ये बेवकूफ आदमी है, इसको क्या पता है दुनिया का, ये बस मौज मेला करता है, अरबपति है अपना, इसको हम कंट्रोल कर लेंगे और हमारे काबू में रहेगा। वो नहीं जानते कि ट्रंप जो भी कुछ है पागल समझे, उसकी अपनी एक सोच है, और चाहे वो सोच जितनी भी इंतहा पसंद ना। एक बात ट्रंप की पॉलिसी बड़ी सही थी, मैं समझता हूँ, उसने कहा था कि हम मुस्लिम दुनिया में फौज ना भेजें, ये जंगें हम नहीं जीत सकते। बाइडेन के मुकाबले में उसने इराक वॉर की मुखालफत की, अफगान जंग की मुखालफत की, उन्होंने कहा ये पंगाना ले मुसलमानों के साथ, और वो सही उसका असेसमेंट था। अच्छा मुशाहिद साहब, ये जरा रहनुमाई फरमाइएगा, 30 लाख ऑलरेडी पाकिस्तान में अफगान महाजरीन है, क्या आप समझते हैं आने वाले दिनों में मजीद महाजरीन आ सकते हैं और पाकिस्तान उन्हें किस तरह कंट्रोल करना चाहिए? आगे ही एक मुश्किल बनी है। देखें जी, हमारा खदशा था, शुक्र अभी तक नहीं हुआ, कि शायद खाना जंगी होगी और एटलीस्ट को 5 या 7 या 10 लाख और लोग आएंगे। अभी तक खौफ जरूर है और 3.5 लाख लोग बेघर हो गए, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन। और मुझे फोन आ रहे हैं काबुल से अफगान दोस्तों के, यार मुझे PIA के टिकट दिलवाओ, वीजे मेरे लगे हुए हैं, मुझे वीजा दिलवाओ, हम भाग रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई वो उस तरह नहीं ज्यादा इनखला हुआ, लेकिन अगर वो आना चाहेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस्लामी भाईचारे की हम स्पिरिट है, हम मॉडल मेजबान रहे हैं, सबसे तवील अरसे के लिए सबसे ज्यादा अफगान महाजरीन को हमने मेजबानी की है। हम दरवाजे अपने खोलें, हम बड़े दिल के लोग हैं, हमारा लीडरशिप रोल है इस खत्ते में भी और रहा है। 20 लाख रोहिंग्या के लोग कराची में रहते हैं, कोई 20-25 लाख बंगाली भी रहते हैं, तो 4-5 लाख लोग आ जाएं तो कोई ऐसी बात नहीं। मैं तो समझूंगा दरवाजे हम बंद नहीं कर सकते। ये जो तालिबान की कामयाबी हुई है, इंडिया का क्या रिएक्शन आप देख रहे हैं? इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? देखिए जी, इंडिया के लिए तो ये सफे मातम है, क्योंकि देखें ना, उनका एक बेस था NDS जो नाम नेहाद अफगान इंटेलिजेंस तंजीम है, ये इंडिया की रॉ की झेली तंजीम, बी वेरी क्लियर ऑन दैट। और ये जो TTP है 6000 और कोई BLA के भी लोग हैं कोई 700-800 हज़ार के करीब,
ये तो सारे हिंदुस्तान के पुष्टपनाही से, हिंदुस्तान के पैसे से काम कर रहे हैं। देखिए जी, मुझे शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक डॉसिया दिया था 6 महीने पहले, 40 सफ़े का, इंडियन स्टेट टेररिज्म अगेंस्ट पाकिस्तान। 87 ट्रेनिंग कैंप है रॉ के पाकिस्तान के खिलाफ, 66 अफगानिस्तान में, 21 हिंदुस्तान में, और पूरा लिस्ट दी हुई थी, पूरी रिपोर्ट। तो पाकिस्तान के खिलाफ जो फुल फ्लेज्ड हाइब्रिड वॉर, लो इंटेंसिटी वॉर, ये भारत में, उनका तो बेस खत्म हो गया। तो वो उनके लिए तो बहुत बड़ा एक दचका लगा है, लेकिन वो और तरीके से वो गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे, खास तौर पे अमेरिका के पुष्टपनाही के साथ। तो वो हमें उसको केयरफुल होना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान के लिए वन लास्ट थिंग सैयद साहब, ये बताएं कि क्या अटैक्स वगैरह जो B-52 है अमेरिका का, ये कोई इस तरह का चांस है कि इधर ज़्यादा तबाही के लिए या इसको डिसरप्ट करने के लिए डेवलपमेंट को, ऐसी कोई चांसेस हैं? अमेरिका ऐसा एडवेंचर कर सकता है? देखें जी, B-52 बॉम्बर्स उनके कहाँ हैं? वो अल उदीद बेस है कतर में। कतर से निकलेंगे गल्फ से, तो एंटर कैसे करेंगे? पाकिस्तान की सरजमीन से एंटर कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं। सेंट्रल एशिया पुतिन ने रोक दिया है। पुतिन जो रूस का सदर है, उसने कहा है कि ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान कोई इनको देगा। ईरान वैसे ही उनका दुश्मन है। तो पाकिस्तान को चाहिए कि अपनी सरजमीन हो। आप हमारे साथ रहिएगा, हमारे साथ तर्जुमान तालिबान के जनाब जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी। एक तो अभी आपकी स्टेटमेंट आई है और खबरें भी वहाँ से ये आ रही हैं, तो क्या इस वक्त सूरत हाल है वहाँ पे? लोगों का एतमाद बहाल हुआ कि आप जो है वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जो है उसको इस तरह से कंटिन्यू करेंगे इस दफ़ा, और आपका मुख्तलिफ होगा स्टैंड माजी की निस्बत? जी बिल्कुल, हमने लोगों को अश्योर किया है, स्टेटमेंट्स इशू किया है कि वो नॉर्मल ज़िंदगी को बसर करें अमन के साथ। हम उसके अमन को मेंटेन करते हैं, उसके मुल्कियत को, उसकी प्रॉपर्टीज को, उसकी इज्जत को, उसकी हयात को कोई खतरा नहीं होगा। तो हमने कई बार इसको लोगों को इत्मीनान दिया है और कि वो इत्मीनान के साथ जिंदगी करे। और मेरे ख्याल में जब हमारे फोर्सेस दाखिल हो चुके हैं, वो हालात बेहतरी के तरफ जा रही है। और इससे पहले वो काबिल एडमिनिस्ट्रेशन के जो उधर फोर्सेस थे, पुलिसमैन थे, उन्होंने अपनी जगहों को छोड़ दिया था, इसलिए एक वाकचूम आ गया था। तो उस वाकचूम से कुछ प्लंडरर्स, थीव्स, चोर टाइप के लोग, उन्होंने उसे सुहेल साहब ये बताएं कि इतनी जल्दी अफगान हुकूमत के खिलाफ जिनकी 3 लाख फौज थी, आपकी पेशकदमी और कामयाबी किस तरह हुई? आप समझते थे कि इतनी जल्दी कामयाबी मिल जाएगी और अब उधर खवातीन को एजुकेशन की इजाजत होगी? अब नहीं, बिल्कुल बिल्कुल इजाजत होगी। और हमें मालूम था कि क्योंकि अफगानिस्तान के अवाम हमारे साथ थे, 20 साल से साथ थे, इसलिए तो हम इसके काबिल हुए कि एक सुपर पावर, उसकी जो हामी है, उसके खिलाफ अब मुकावमत करे, जहाद करे 20 साल से, और अपनी आज़ादी को हासिल करे। तो वो ये हमें तो मालूम था ये, लेकिन जो वो ऑक्युपाइंग पावर्स थे या उसके सपोर्टर्स थे। अच्छा, ये शाहीन साहब ये बताइए कि शरिया लाज के जरिए आप जो कोर्ट्स को चलाएंगे, निज़ाम क्या होगा जिसमें आप जो किस तरह से आप उसको देख रहे हैं आने वाले दिनों में शरिया लाज के हवाले से? जी, ये तो हम चाहते हैं कि अफगान इंक्लूसिव इस्लामिक हुकूमत हो, लेकिन उसके सारे वो चीज़ें जो आइंदा मुस्तकबल के दिनों में हम उसको सारे सेटअप करेंगे, वो सॉर्ट आउट करेंगे इंशाल्लाह। सुहेल साहब, अशरफ गनी के ज़माने में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं गिने गए। आप तालिबान के आने से कैसे इस पर कोई असर पड़ेगा? पाकिस्तान के लिए आपकी खारजा पॉलिसी क्या होगी? हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो वो हमारे एक नेबरिंग मुल्क है, हमसाया मुल्क है, अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। एक हमसाया मुल्क है, एक मुसलमान मुल्क है, और इसके अलावा हमारे बहुत से मुहाजिरीन मिलियन के लाखों की तादाद से उधर जिंदगी बसर कर रहे हैं पिछले 30-40 साल से। तो हम चाहते हैं कि एक अच्छे ताल्लुकात हो, आपस में कोऑपरेशन हो, ट्रेड में, इकोनॉमी में,
एजुकेशन में और दूसरे कई सेक्टर्स में। अच्छा सुहेल साहब, ये रहनुमाई फरमाइएगा कि आप दुनिया को क्या पैगाम देना चाहते हैं? अफगानिस्तान में अब कैसी हुकूमत होगी? जैसे आपने कहा कि आप बैनुल अक़वामी कवानीन की पाबंदी भी करेंगे, दुनिया को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप वो दौर जो ऑक्युपेशन का था, वो खारिजी कब्जे का था, जो वो ख़त्म होने वाला है। एक नया दौर होगा जो अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन है और पीस का है और अफगान अवाम की पीसफुल को एग्जिस्टेंस का है। उसमें वो हमारे साथ अफगानिस्तान की रिबिल्डिंग में वो हम कुमत करे। अच्छा सुहेल साहब, जो पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान को तोहफे हैं उसमें क्रिकेट टीम भी है, तो कुछ लोगों का ख्याल है कि तालिबान के आने के बाद अफगानिस्तान में क्रिकेट खत्म हो जाएगा। आप इसमें क्या कहते हैं? नहीं जी, वो उसको मालूम नहीं कि एक क्रिकेट हमने बनाया था, जो उसका आगाज किया था हमने किया था। चलिए, ये तो अच्छी खबर है। हमारे वो वक्त जो हमारे उधर उस टाइम जो हुकूमत थी, उस टाइम में क्रिकेट था नहीं। तो इसका मतलब है सुहेल शाहीन साहब आके लाहौर में क्रिकेट मैच खेलेंगे हमारे साथ? बिल्कुल बिल्कुल। मैं वो एक बार गया एम्बेसडर रईफ साहब के साथ क्रिकेट मैच को देखने। अभी भी मुझे याद है रावलपिंडी में जो हमारे एक टीम था, पाकिस्तान टीम के साथ मैच खेल रहा था। मशाद हुसैन सैयद साहब, आपका बहुत खास शुक्रिया। बहुत कुछ तशना रह गया, कल या परसों आपसे फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे। जनाब सुहेल शाहीन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, आज हमने कोशिश की कि हम किसी तरीके से इसकी तस्वीर को किसी हद तक मुकम्मल करके आपके सामने पेश करें। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।